नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पाइलोकार्पिन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पाइलोकार्पिन है ये एक टर्शरी माइन होता है और हम ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता बाय द एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। इट इज़ यूज टू ट्रीट पेशेंट विद ग्लोकोमा वेदर विद इट इज़ ओपन एंगल ग्लोकोमा और नैरो एंगल ग्लोकोमा। अब इस पॉइंट को हम डिटेल से समझने लगे हैं। तो अब हम बात करने लगे हैं ग्लोकोमा की। ग्लोकोमा की जब हम बात करते हैं तो ग्लोकोमा बेसिकली दो तरह का होता है। ग्लोकोमा दो तरह का होता है। एक होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा, ओपन एंगल या फिर वाइड एंगल ग्लोकोमा, और एक होता है नैरो एंगल ग्लोकोमा, नैरो एंगल ग्लोकोमा। दोनों कंडीशंस के अंदर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हुआ है, यानी आंख के अंदर का जो प्रेशर होता है एक्वस ह्यूमर का वो इंक्रीज़ हुआ है। अब क्यों इंक्रीज़ हुआ है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा की। जब हम ओपन एंगल ग्लोकोमा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज कैसे होता है। यहाँ से सबसे पहले सिंथेसिस होती है एक्वस ह्यूमर की और वो आकर अल्टीमेटली यहाँ पर ड्रेन करता है। यहाँ पर हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रेबेकुलर मेशवर्क। यहाँ पे सबसे पहले सीलियरी बॉडी से इसका रिलीज़ होगा, फिर वो एंटीरियर चैम्बर के अंदर आ जाएंगे। एंटीरियर चैम्बर से ये अल्टीमेटली यहाँ पर पोस्टीरियर चैम्बर से होते हुए एंटीरियर चैम्बर में आ जाएंगे। एंटीरियर चैम्बर से फिर ये यहाँ पर ट्रेबेकुलर मेशवर्क के अंदर ड्रेन कर देंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क प्रेजेंट होता है। इस ट्रेबेकुलर मेशवर्क के अंदर हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होती है, कनाल ऑफ श्लेम यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इस कनाल ऑफ श्लेम के अंदर आकर ये ड्रेन करता है एक्वस ह्यूमर। अब क्या होता है कि जब हम ओपन एंगल ग्लोकोमा की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है ना, ट्रेबेकुलर मेशवर्क के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो एक्वस ह्यूमर है उसका ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं हो सकेगा। जब ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं होगा तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा। अब इस ट्रेबेकुलर मेशवर्क के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसको कम करने के लिए हम ट्रोपिकामाइड देते हैं टॉपिकली। टॉपिकली का क्या मतलब है कि हम आई के ऊपर ही डायरेक्टली ट्रोपिकामाइड के ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं। अब ट्रोपिकामाइड क्या करता है कि वो सीलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। ये वाले जो मसल्स प्रेजेंट हैं, दीज मसल्स आर द सीलियरिस या फिर सीलियरी मसल। जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पीछे की तरफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है ना वो पीछे की तरफ होती है। जब ये पीछे की तरफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ की तरफ जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो एंगल ऑफ आई होता है ना उसको पीछे की तरफ खींचेंगे। जब एंगल ऑफ आई पीछे की तरफ खींच जाएगा तो जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है ना उसकी ओपनिंग्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, यानी ओपनिंग्स का जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और रेजिस्टेंस हमारे पास दोबारा से डिक्रीज़ हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो जो इसकी सिक्रीशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ड्रेनेज इंक्रीज़ हो जाएगी। ड्रेनेज जब इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बात होगी ओपन एंगल ग्लोकोमा की। नेक्स्ट हम नैरो एंगल ग्लोकोमा की बात कर लेते हैं। अब ये जो नैरो एंगल ग्लोकोमा होता है इसकी 3-4 वजह होती हैं। कौन कौन सी वजह होती है कि आई बॉल का साइज़ ही बहुत छोटा है, आई बॉल का साइज़ ही बहुत छोटा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉर्निया है और कॉर्निया और आइरस के दरमियान, यानी ये आइरस है और ये कॉर्निया है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस ही बहुत कम है। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। या फिर जो एंटीरियर चैम्बर ये वाला रीजन है, एंटीरियर चैम्बर बहुत ज़्यादा शैलो है, यानी डीप नहीं है, शैलो है। तो आई बॉल बहुत ज़्यादा छोटा हो, या फिर कॉर्निया और आइरस के दरमियान का डिस्टेंस कम हो, या फिर एंटीरियर चैम्बर बहुत ज़्यादा शैलो हो, तो इन केसेस के अंदर नैरो एंगल ग्लोकोमा जनरेट हो जाता है। इस नैरो एंगल ग्लोकोमा का क्या मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास नैरो हो गया हुआ है। इस एंगल को हमने वाइड करना है। कैसे वाइड करेंगे कि ये हमारे पास ऐसे करके प्यूपिल प्रेजेंट है, हम इस रीजन की बात करें, और ये आगे ये क्या प्रेजेंट है, आइरिस प्रेजेंट है। इसके ऊपर आइरिस इस तरह से प्रेजेंट होंगे। तब हमने दिया पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन ने क्या करना होता है, प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करवानी होती है। जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेगा तो प्यूपिल कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहले प्यूपिल इस तरह से था, अब इस तरह से हो गया। जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ये जो ऊपर आइरस प्रेजेंट थे, तो ये जो आइरस प्रेजेंट थे इनकी जो बेस होगी वो थोड़ी नैरो हो जाएगी। पहले इनकी बेस जो थी वो काफ़ी ब्रॉड थी, अब इनकी बेस काफ़ी नैरो हो गई है। अब इस आइरस के साथ ही यहाँ पे एंगल प्रेजेंट है। इस एंगल के ऊपर हमें पता है कि कनाल ऑफ श्लेम प्रेजेंट है, कनाल ऑफ श्लेम प्रेजेंट है। अब पहले जब प्यूपिल डायलेट था इसकी जो आइरस की बेस थी वो ब्रॉड थी। आइरस की बेस जब ब्रॉड थी तो जो एंगल था वो
पतला हुआ था, यानी नैरो हुआ था, एंगल नैरो हुआ था इस केस के अंदर। तो जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हुआ, आइरिस की बेस क्या होगी, वो भी नैरो होगी। आइरिस की बेस जब नैरो हुई तो ये जो एंगल था, एंगल ये यहाँ पे एंगल प्रेजेंट है ना, तो एंगल ब्रॉड हो गया। एंगल क्यों ब्रॉड हो गया, क्योंकि ये वाला जो रीजन था ये पतला हो गया। ये वाला रीजन जब नैरो होगा तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। ये नैरो होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। जब ये ब्रॉड होगा तो हमारे पास जो ड्रेनेज होती है एक्वस ह्यूमर की वो ईजी हो जाएगी। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा ग्लोकोमा के बारे में। नेक्स्ट हम कुछ और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। जो बथेनिकोल होता है इसको हम ओरल रूट के थ्रू दे रहे होते हैं और इसको हम IM एक्टिविटी के थ्रू भी दे रहे होते हैं। इसकी पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एंटर नहीं करता क्योंकि ये चार्ज होता है, और ये आई के अंदर भी एक्टिव नहीं होता है ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के बाद, और इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 0.3 से 2 आवर्स। पाइलोकार्पिन की बात करें तो ये भी ओरल रूट के थ्रू दे सकते हैं और IM दे सकते हैं। इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और ये इसकी एक्टिविटी आई के ऊपर होती है। मस्करीन की बात करें तो ये लिपिड सॉल्युबल कम होता है और गट से ये ज़्यादातर अब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट निकोटीन की बात करें तो इसकी भी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और ये तमाम रूट से अब्जॉर्ब हो जाता है। फॉर स्मोकिंग सीजेशन यूजली यूज़ एज अ गम और ट्रांसडर्मल पैच। स्मोकिंग को रोकने के लिए हम इसको गम के तौर पर, यहाँ पे ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 आवर्स होता है। नेक्स्ट दो और आते हैं, ये आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये एक एस्टर होता है एसिटिक एसिड और कोलिन का। नेक्स्ट इस डायग्राम को हम एक और डायग्राम से समझ लेते हैं। अब हम समझने लगे हैं कि जो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन है वो कैसे हो रही होती है। ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल रहे हैं और ये हमारे पास आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर प्रेजेंट है जो कि न्यूरो अफेक्टर साइट के ऊपर एसिटाइलकोलिन को ही रिलीज़ कर रहा है। अब इस प्री गैंग्लियोनिक फाइबर को, यानी ये वाला जो फाइबर है, इसको मैंने जूम करके दिखा दिया। अब इस प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के अंदर एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस और इसकी रिलीज़ हमने देखनी है कैसे हो रही होती है। सबसे पहले बात करें तो जो डाइट होती है, डाइट के अंदर हम लेते हैं कोलिन। डाइट के अंदर हम लेते हैं कोलिन। ये जो कोलिन होती है, ये कोलिन सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू आ जाती है इनटू द नर्व टर्मिनल। नर्व टर्मिनल के अंदर आ जाती है कोलिन। ये वाला जो ट्रांसपोर्टर है, दिस ट्रांसपोर्टर इज द सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर। अब ये जो कोलिन होगा ये एसिटाइल कोए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से आ रहा होता है, इसके साथ बाइंड कर देगा। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस करवा देंगे। अब ये वाला जो रिएक्शन होता है ये किस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर हो रहा होता है, ये हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसकी प्रेजेंस के अंदर ये हो रहा है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है इसको हमने इस वेजिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। इस वेजिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए हम एक काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। इस काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन वेजिकल के अंदर मूव कर जाती है और हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ मूव कर जाता है। तो इस ट्रांसपोर्टर को हम क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोलिन हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर। दूसरी तरफ अब ये जो हाइड्रोजन आयन है इसको हमने अंदर भी तो लेके आना है। दूसरी तरफ क्या होगा कि ये वाला जो ट्रांसपोर्टर होता है ये इस हाइड्रोजन आयन को अंदर की तरफ लेकर आता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। अब एसिटाइल कोलिन वेजिकल के अंदर आ गया, एसिटाइल कोलिन वेजिकल के अंदर आ गया। अब इस एसिटाइल कोलिन के ऊपर हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो वेजिकल के अंदर रिपल्शन जनरेट हो जाएगी। इस रिपल्शन को प्रिवेंट करने के लिए इस वेजिकल के अंदर हम दो तीन तरह के और मॉलिक्यूल्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर ATP और हेपरिन सल्फेट वगैरह को इकट्ठा कर लेते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है चार्ज। अब इस वेजिकल के ऊपर बात करें तो इस वेजिकल के ऊपर दो तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इनको हम बोलते हैं साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टोब्रेविन, या फिर हम इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन एसोसिएटेड वेजिकल प्रोटीन, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड वेजिकुलर प्रोटीन। अब ये जो साइनेप्टोब्रेविन होती है ना, इनके थ्रू ही जो वेजिकल होता है वो नर्व टर्मिनल के ऊपर आकर फ्यूज़ होता है और यहाँ से एसिटाइलकोलिन को वो रिलीज़ करता है। अब क्या होता है कि ये साइनेप्टोब्रेविन है और ये वाली जो प्रोटीन प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं सिंटैक्सिन।
अब इस सिंटैक्सिन के ऊपर ये तो इसके ऊपर जो रिसेप्टर साइट है ये तो बंद पड़ी हुई है, इसको हमने खोलना है। इसको कैसे खोलेंगे कि हमें पता है कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तभी तो एसिटाइलकोलिन ने रिलीज़ होना है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो कैल्शियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, कैल्शियम अंदर आ जाता है। ये कैल्शियम आ गया। जब कैल्शियम नर्व टर्मिनल के अंदर आता है तो ये वाला जो कैल्शियम होता है ना, ये आकर यहाँ पर बाइंड करता है, जिसकी वजह से ये जो दो साइड्स प्रेजेंट हैं इनके अंदर रिपल्शन जनरेट हो जाती है। जब ये रिपल्शन होगी तो ये वाली साइड ऐसे खुल जाएगी। अब ये जो साइनेप्टोब्रेविन है ये ईजिली आकर इसके अंदर बाइंड हो जाएगा। जब ये इसके अंदर आकर बाइंड हो जाएगा तो आगे की तरफ ये फ्यूज़ हो जाएगा और फ्यूज़ होकर ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ कर देगा। तो इस तरह से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि जब एक्शन पोटेंशियल आया, सबसे पहले डाइट से कोलिन लिया हमने, ठीक है। ये कोलिन सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू आ गया नर्व टर्मिनल के अंदर और ये बाइंड कर गया विद एसिटाइल-कोए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल-कोए आया और वो कोलिन के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज ये कन्वर्ट हो गया टू एसिटाइलकोलिन। अब ये एसिटाइलकोलिन वेसिकल के अंदर आएगा। वेसिकल के अंदर जब ये आएगा तो ये कंसनट्रेट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसके अंदर एटीपी और हेपरिन सल्फेट वगैरह को कंसनट्रेट कर देते हैं। अब ये वेसिकल के अंदर आ गया और हमने देखा कि जो हाइड्रोजन आयन थी वो इसके एक्सचेंज में बाहर चली गई थी। इस हाइड्रोजन आयन को वापस बुलाने के लिए हमने एटीपी के थ्रू हाइड्रोजन को वापस बुला लिया। अब इस वेसिकल के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट थी साइनेप्टोब्रेविन जो कि फ्यूज़ होनी थी विद द सिंटैक्सिन जो कि नर्व टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट थी। क्योंकि ये इसके रास्ते बंद थे तो इसको हमने रिपल्शन के थ्रू हमने कि जो कैल्शियम के थ्रू इसको रिपल्शन मिली थी वो खुल गए और साइनेप्टोब्रेविन फ्यूज़ होगी सिंटैक्सिन के साथ। जब ये फ्यूज़ होगी तो अल्टीमेटली हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गया। अब ये जो सारा मैकेनिज्म है इसको इनहिबिट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले ये वाला जो ट्रांसपोर्टर है इसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं हेमिकोलिनियम। ये जो हेमिकोलिनियम होता है ये इनहिबिट कर देता है सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर को। जब ये इनहिबिट होगा तो कोलिन अंदर ही नहीं आएगा और एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस रुक जाएगी। सबसे पहले ये आ गया इनहिबिटर। दूसरे नंबर पे जो इनहिबिटर आता है डैट इनहिबिटर, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वेजिमिकोल। ये वाला जो कंपाउंड है ये इस ट्रांसपोर्टर को रोक देता है, यानी एसिटाइलकोलिन और हाइड्रोजन का जो काउंटर ट्रांसपोर्टर होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन वेसिकल के अंदर कंसनट्रेट नहीं होगा। जब ये वेसिकल के अंदर कंसनट्रेट नहीं होगा तो ये रिलीज़ भी नहीं होगा। तो दूसरा हमारे पास कंपाउंड आ गया वेजिमिकोल, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो कंपाउंड आता है डेट कंपाउंड इज अ बोटुलिनम टॉक्सिन। ये हनी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बोटुलिनम ट्रांसपोर्टर के थ्रू आता है इनटू द नर्व टर्मिनल। ये जब नर्व टर्मिनल के अंदर आता है तो ये क्या करता है कि ये डाइजेशन शुरू कर देता है। किस चीज़ की डाइजेशन शुरू कर देता है? साइनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन, इनकी ये डाइजेशन शुरू कर देता है। इनकी जब डाइजेशन होती है तो ये फ्यूजन को ये प्रिवेंट कर देगा। ये फ्यूजन नहीं होगी तो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ भी नहीं होगा। तो बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है? साइनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन की डाइजेशन कर देता है क्योंकि ये प्रोटीएस के तौर पर एक्ट करता है। नेक्स्ट एक और कंपाउंड आता है, तीसरे नंबर पे हमने बोटुलिनम देख लिया। चौथे नंबर पर आता है लेट्रोटॉक्सिन। ये एक ब्लैक विडो स्पाइडर होता है जो कि रिलीज़ करता है लेट्रोटॉक्सिन। ये क्या काम करता है कि ये जो साइनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन की आपस में अट्रैक्शन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। साइनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन की अट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होने लग जाती है। एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोलिनर्जिक क्राइसिस जनरेट हो जाएगा। जब हम कहते हैं ना कि कोलिनर्जिक क्राइसिस, इसका मतलब ये होता है कि पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कोलिनर्जिक क्राइसिस जनरेट हो जाएगा। तो हमने कौन कौन से इनहिबिटर देखे? सबसे पहले हेमिकोलिनियम जिसने सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर दिया। फिर आ गया वेजिमिकोल जिसने हाइड्रोजन एसिटाइलकोलिन काउंटर ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर दिया। फिर आ गया बोटुलिनम टॉक्सिन जिसने डाइजेशन कर दी साइनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन की। फिर आ गया लेट्रोटॉक्सिन जिसने जो साइनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन थी उनके दरमियान अट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुए और कोलिनर्जिक क्राइसिस जनरेट हो गया। अब एक और पॉइंट आता है
कि एसिटाइलकोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी रिलीज होती है, जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक आते हैं, जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम हम उस नर्वस सिस्टम को बोलते हैं जो कि हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होता है। अब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर रिलीज़ होगा और ये मसल के ऊपर जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे NM टाइप के, वहाँ पर आकर बाइंड करेगा और मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर देगा। तो एसिटाइलकोलिन इज़ रिलीज ऑल द टाइम एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से मसल की टोन मेंटेन रहती है, बट इसकी रिलीज इंक्रीज़ हो जाती है जब एक्शन पोटेंशियल आता है। जब हमने मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है तब इसकी रिलीज़ इंक्रीज़ हो जाती है।